जी न्यूज, जी टीवी और जी ग्रुप के मालिक और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के बदले बैंकों को देना होंगे सिर्फ 6.5 करोड़। जी हाँ, सिर्फ 6.5 करोड़। क्यों भाई, सुभाष चंद्रा में क्या सुरखाफ के पर लगे हैं? मोदी मीडिया के जनक सुभाष चंद्रा में ऐसा कौन सा हरा रंग लगा है कि मोदी सरकार ने 99% से ज्यादा का कर्ज माफ कर दिया? चंद्रा साहब पर कुल कर्ज था 22,006 करोड़ का और चुकाया सिर्फ 6.5 करोड़ और कर्ज मुक्त हो गए, यानी 22,000 करोड़ माफ हो गए, यानी कुल कर्ज का सिर्फ 0.03% चुकाकर फ्री हो गए। इसी देश में लाख 2 लाख के बकाये पर बैंक वाले रिकवरी एजेंट भेज देते हैं, कुर्की का आर्डर ले आते हैं और चंद्रा जी पर ऐसी मेहरबानी। आखिर चंद्रा जी ने ऐसी कौन सी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का काम किया है कि उन पर यह मेहरबानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। आज मुझे बहुत अफसोस सा लग रहा है, दुख भी है, पर ये सिर्फ बातें हैं कि काश मैं भी मोदी मीडिया होता। सोचकर तो ऐसा लगता ही है थोड़ी देर के लिए, और मेरे ऊपर यदि कर्ज होता तो देश की मोदी सरकार शायद मेरा भी कर्ज इसी तरह माफ कर देती, वो भी 22,000 करोड़ का। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि काश हम भी ऐसा ही कुछ करते होते कि हमारे कर्जे माफ हो जाते, हम भी सरकार के खास हो जाते और हमारे अंदर भी सुरखाप के पर लग जाते और कोई आवाज नहीं उठाता। शायद मोदी सरकार में वफादारी का इनाम इसी तरह दिया जा रहा हो। यह अलग बात है कि जब देश का आम आदमी कर्ज लेता है, भले ही वो 10-20 हजार का हो, वसूली एजेंट सामान उठा ले जाते हैं। 1-2 किस्त चुकने पर बैंक वाले गुंडे भेज देते हैं। घरों पर कहीं दूसरी जगह से कर्ज न मिलने की धमकी दी जाती है। सिविल खराब होने का डर दिखाया जाता है और आगे के लिए, जीवन भर के लिए आप मोबाइल भी फाइनेंस न करा पाए, इस तरह की सिविल खराब हो जाती है। दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा जैसों का 22,000 करोड़ माफ कर दिया गया, रिकवरी हुई 0.3% और इनकी सिबिल बरकरार है, इनका रुतबा बरकरार है, जबकि इनके पास चुकाने को बहुत कुछ है पर वसूली नहीं हो रही, ये दिवालिया भी नहीं है। यानी 22,006 करोड़ में से सिर्फ 6.5 करोड़ चुकाकर आप बने रह सकते हैं, आपका सिविल बना रह सकता है। सरकार को ने, बैंक वालों ने ऐसा कौन सा गणित लगता है कि 22,000 करोड़ माफ कर दिए? ये जानना जरूरी है कि किस आधार पर 22,000 करोड़ माफ कर दिए गए। भगोड़े विजय माल्या भी दुखी हैं कि मेरा तो आज भी बैंक वाले पीछा कर रहे हैं, और सुभाष चंद्रा हजारों करोड़ दबाकर भी कर्ज मुक्त हो गए। वैसे फिर भी विजय माल्या तो कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ उत्पादन करते थे, कुछ चीजें बेचते खरीदते थे। विजय माल्या क्या करते हैं ये आप सबको पता ही है। वैसे आपको बता दें कि चंद्रा साहब ने जून 2026 में नई दिल्ली के भगवान दास रोड, जिसे लुटियंस जोन कहा जाता है, वहां 2.8 एकड़ में फैला आलीशान बंगला 1260 करोड़ में बेचा था, जिसे सुभाष चंद्रा ने यह प्रॉपर्टी साल 2015 में 304 करोड़ में खरीदी थी। यानी भाई साहब के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार मेहरबान तो कौन चुकाए कर्ज? क्यों सुभाष चंद्रा का मकान कुर्क करके ये पैसे नहीं वसूले गए? क्यों उनको इतनी मेहरबानी की गई जबकि उनके पास बहुत कुछ है? अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। सुभाष चंद्रा के पर्सनल इंसॉल्वेंसी मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के 22,000 से ज्यादा करोड़ के कुल कर्ज को महज 6.5 करोड़ में रफा दफा करने वाले रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने बकाया पैसे का 99.97% हिस्सा गंवाना पड़ेगा, जिसे बैंकिंग भाषा में भारी हेयर कट कहा जा रहा है। अब इस हेयर कट को आप दूसरा हेयर कट कुछ भी समझे, क्योंकि इस हेयर कट की कीमत हम जैसे आम आदमी की का हेयर कट करके सरकार वसूलेगी। अभी रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आखिर बैंकें 22,000 करोड़ वसूलेगी कहां से? वो हमारे सिर की छिलाई करेगी। सुभाष चंद्रा को जो हेयर कट दिया गया है उसकी वसूली हम जैसे लोगों के हेयर कट से होगी। हेयर कट क्या, अगर सोच लीजिए, दिवालियापन का संकेत है ये कि अगर किसी दिन अडानी का लोन माफ करने पे आ गई बैंकें,
तो पूरा हिंदुस्तान और हम सब दिवालिया हो जाएंगे और हेयर कट नहीं, हम सबके तो सिर मूंड दिए जाएंगे अडानी का पैसा चुकाने के लिए। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी की धारा 114 के तहत इस सेटलमेंट प्लान को मंजूरी दी। दरअसल इससे पहले एनसीएलटी की 2 सदस्यीय बेंच के बीच इस प्लान को लेकर मतभेद था और दोनों जजों की राय अलग अलग थी। इस गतिरोध को दूर करने के लिए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ने नीलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया और एक बहुमत बना लिया सुभाष चंद्रा के पक्ष में। और फिर क्या था, बहुमत के आधार पर इस प्लान के पक्ष में फैसला सुना दिया। यानी फैसले कितने सुनियोजित ढंग से कराए जाते हैं अपनों पर मेहरबानी के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगुवाई में कई बड़े बैंकों ने इस योजना का कड़ा विरोध किया था। बैंकों को कहना था कि 22,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बदले मात्र 3% राशि वापस लेना पूरी तरह से गलत है। आंकड़ों के मुताबिक इस 6.5 करोड़ में से 6.25 करोड़ सभी बैंकों के बीच उनके कर्ज के अनुपात में बांटे जाएंगे और 25 लाख इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के खर्च के रूप में इस्तेमाल होंगे। उदाहरण के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का अकेले का दावा 1322.39 करोड़ का था, लेकिन इस प्लान के तहत उन्हें क्या मिलेगा, सिर्फ 38.09 लाख रुपए मिलेंगे, जो उनके कुल दावे का महज 0.028% होगा। एनसीएलटी ने साफ किया है कि उसका काम बैंकों के व्यावसायिक फैसलों में दखल देना नहीं बल्कि कानूनी निगरानी करना है। आईबीसी की धारा 115 के तहत एक बार प्लान मंजूर होने के बाद यह उन सभी बैंकों पर पूरी तरह लागू होगा जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया था। अब यह मामला अंतिम औपचारिक आदेश के लिए वापस मूल 2 सदस्यीय बेंच के पास जाएगा। ये तो भला हो मोदी सरकार का जो उन्होंने 6.5 करोड़ भी वसूलने की जहमत उठाई, नहीं तो अगर सरकार चाहती तो और थोड़ी मेहरबानी कर देती है, 6.5 करोड़ भी माफ कर देती, पूरा कर्ज माफ कर देती, तो ऐसे कोई सवाल भी नहीं उठते, या तो पूरा खत्म या पूरा इधर। ये 6.5 करोड़ भी क्यों वसूले, क्यों इतना छोटा सा वसूली करके बैंकों के खाते में कुछ चाय समोसे जितने पैसे डाल दिए गए। तो इस तरह की बातों पर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। क्या